स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा आपसे द वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन। अगर हम एक ब्रिक के अंदर कोई वर्टिकल कट लगाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन काटने के बाद आपको कैसा नजर आता है। तो ब्रिक की अगर हम बात करते हैं, ईंट की बात करते हैं, ईंट हमारी कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है, यानी क्यूबॉइड होती है हमारे पास। और क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। जब भी हम किसी ब्रिक्स को कट करेंगे बीच में से तो उसका फेस यानी उसका क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आएगा, आपको रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो आंसर कैसा हो जाएगा हमारा, अगर हम वर्टिकल कट लगाएंगे ब्रिक्स के अंदर तो क्रॉस सेक्शन हमें कैसा नजर आएगा, रेक्टेंगल। तो आंसर हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। क्लियर। वहीं अगर हमारे पास कोई क्यूब होती, अगर हम किसी क्यूब के अंदर, ठीक है, एक वर्टिकल कट लगाते तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आता आपको, स्क्वायर, क्योंकि क्यूब किससे मिलकर बनी होती है, स्क्वायर से मिलकर बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम ब्रिक की बात करते हैं, ब्रिक के अंदर वर्टिकल कट लगाते हैं तो क्रॉस सेक्शन हमें रेक्टेंगुलर नजर आता है, पेंटागोनल नजर नहीं आता, ट्रायंगुलर नजर नहीं आता। नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस कितने होते हैं। अच्छा देखो, ये हमारा क्लास 8th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, उससे रिलेटेड ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट मैं आपका यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको टू दी पॉइंट बात करेंगे और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा यहीं क्लियर कर देता हूँ, पूरा बेसिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीहेड्रॉन की। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसे एक क्लोज्ड फिगर होते हैं। पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीहेड्रॉन हमारे पास क्लोज फिगर होते हैं जो कि पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं, पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन क्लोज फिगर होते हैं जो कि पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा चलिए, अब पॉलीहेड्रॉन की बात तो समझ में आ गई आपको। पॉलीहेड्रॉन क्लोज फिगर होते हैं, जैसे आपके पास क्यूबॉइड हो गया, हमारे पास एक सॉलिड फिगर है, वो किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, वहीं क्यूब हमारे पास एक क्लोज फिगर है, वो भी किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो क्यूब भी हमारे पास एक पॉलीहेड्रॉन है। क्लियर यहाँ तक। तो पॉलीहेड्रॉन कोई भी हमारे पास कैसा ही पॉलीहेड्रॉन हो सकता है हमारे पास। बहरहाल कंडीशन क्या है कि वो किससे बना होना चाहिए, आपका पॉलीगन से मिलकर बना होना चाहिए। चाहे वो पॉलीगन आपका ट्रायंगल से मिलकर बना हो, स्क्वायर से, ठीक है, पेंटागन से, हेक्सागन से, हेप्टागन से। ठीक, अच्छा, तो पॉलीहेड्रॉन हमारे पास कौन कौन से पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। तो हमें पॉलीहेड्रॉन में पहले बात करनी है प्रिज्म के बारे में। देखो प्रिज्म क्या होता है हमारे पास, प्रिज्म भी हमारे पास एक पॉलीहेड्रॉन होता है। क्लियर। अच्छा, तो पॉलीहेड्रॉन के प्रिज्म होने की कंडीशंस क्या है। देखो प्रिज्म के अंदर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर टू फेसेस, पहली कंडीशन क्या है, एट लीस्ट टू फेसेस पैरेलल होने चाहिए। क्लियर। प्रिज्म एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन होता है जिसके अंदर कम से कम दो फेसेस कैसे हो, पैरेलल हो। अच्छा, और रिमेनिंग फेसेस आपके, रिमेनिंग फेसेस वो आपके रेक्टेंगुलर होते हैं, क्लियर। ये प्रिज्म की एक बहुत ही सॉलिड डेफिनेशन आपको मिल चुकी, बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर। प्रिज्म क्या होते हैं हमारे पास, प्रिज्म ऐसे हमारे पास पॉलीहेड्रॉन होते हैं जिसमें दो फेसेस पैरेलल हो और रिमेनिंग फेसेस रेक्टेंगुलर हो। क्लियर। अच्छा, अब प्रिज्म के अंदर भी हमें दो प्रिज्म को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ एक ही प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में बात करनी है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी कहां से आया आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म से ही। यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस का।
तो व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर देखो क्या होता है आपके पास, टू ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस होते हैं। पहली कंडीशन तो क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की पहली कंडीशन क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी पॉलीहेड्रॉन है हमारे पास, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर दो ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस होते हैं, लाइक दिस। मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। एक ट्रायंगुलर फेस हमारा ये रहा, और एक ट्रायंगुलर, एक जस्ट इसके सामने एक ट्रायंगुलर फेस होगा, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस है हमारे पास, ठीक है। दोनों एक दूसरे के जस्ट पैरेलल रखे हुए हैं। अच्छा, दो ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस होते हैं एंड दूसरी कंडीशन है ट्रायंगुलर प्रिज्म होने की, थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। ये पैरेलल भी हो सकते हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो प्रिज्म की अगर मैं बात करता हूं, ट्रायंगुलर प्रिज्म की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन किया है कि दो ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, लाइक दिस। ये दो ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस हो गए और तीन हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो आपको एक फिगर नजर आएगा। देखो, एक आपको रेक्टेंगल ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है, और मैं इसको और ज्वाइन कर देता हूं इस वाले एजेस वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से, तो एक रेक्टेंगल आपको ये नजर आ रहा, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा रेक्टेंगल, और तीसरा रेक्टेंगल आपका ये बैक वाला रेक्टेंगल। तो तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, वो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी, और दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं जो कि पैरेलल होने कंपलसरी है, तभी वो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसकी और थोड़ी सी और बेसिक बातें कर लेते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। ट्रायंगुलर प्रिज्म में टोटल फेसेस कितने होते हैं? टोटल फेस तो दो तो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, बाकी तीन रेक्टेंगुलर, टोटल फेस 5 होते हैं। और वर्टेक्स की बात कर लेते हैं कितने वर्टेक्स होते हैं, यानी वर्टिसेस बोलते हैं एजेस को, जहां पर ये जो हमारे पास कॉर्नर होते हैं, सॉरी, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहां पर बहुत सारी साइड्स या एजेस आपस में ज्वाइन होते हैं, उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो कितने वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर, ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर? 1 2 3 4 5 6 6 इसके अंदर वर्टिसेस पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि एजेस कितने होते हैं, एजेस बोलते हैं हम जहां पर टू साइड्स आपस में ज्वाइन होती है ना, ये एजेस है। एक एजेस हमारे पास ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस होते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं जो पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं। उनमें से पॉलीहेड्रॉन में से हमारे पास प्रिज्म भी एक ट्रायंगुलर, प्रिज्म भी क्या है हमारे पास, एक पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है। और प्रिज्म की कंडीशन क्या है, प्रिज्म में एटलीस्ट दो फेसेस कैसे होने चाहिए आपके, पैरेलल होने चाहिए, रिमेनिंग फेसेस आपके रेक्टेंगुलर होने चाहिए, तब वो प्रिज्म कहलाएगा। अच्छा, प्रिज्म हमारे पास काफ़ी तरह के प्रिज्म होते हैं, बट हमारे सिलेबस में ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म की कंडीशन क्या है, उसमें दो ट्रायंगुलर पैरेलल फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, लेटरल रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पैरेलल हो या नहीं। अच्छा, तो टोटल इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं, 5 फेसेस हो गए हमारे पास। वर्टेक्स कितने हो गए, ठीक है, 6 वर्टिसेस हो गए। और एजेस इसके अंदर 9 एजेस होते हैं आपके पास, है ना, 9 एजेस। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आपको आंसर मिल भी गया होगा। द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज। ट्रायंगुलर प्रिज्म के पास कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आप इतनी बात नोट कीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या गिवन है, देखो 2 डाइस आर प्लेस्ड बाय साइड विद 2 + 4। 2 डाइस है, ठीक है, वो किस तरह से रखी हुई है कि उनकी साइड पर 2 + 4 यानी सम कितना आ रहा है, 2 + 4 आ रहा है ना। यानी उनके फेसेस पर, एक के फेसेस पर 2 है और दूसरे के फेसेस पर 4 है और उन दोनों का सम आपको दिया हुआ है कितना, 2 + 4, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर। इन नंबर के अपोजिट साइड में, यानी 2 डाइस हमारे पास गिवन है जिनके 2 फेसेस हमें गिवन है, एक फेस पर 2 लिखा हुआ है और दूसरे फेस पर 4 लिखा हुआ है। आपसे कहा व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर। इन नंबर के अपोजिट साइड में जो भी नंबर लिखे होंगे उन दोनों का सम आपसे पूछा है। तो डाइस का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, डाइस का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। जो सम होता है अपोजिट फेसेस का, जो सम होता है, डाइस मतलब कोई भी आपके पास लूडो का दाना है ना। अच्छा, ये डाइस है हमारे पास, इसमें कहाँ तक काउंटिंग होती है, 1 to 6 तक काउंटिंग होती है, सब लोगों को मालूम होगा। तो इसके जो आमने सामने वाले जो फेसेस है, आमने सामने वाले अपोजिट फेसेस का जो सम होता है ऑलवेज कितना होता है, 7 होता है। सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई, सम ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस इज 7। अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7। अब आपसे क्या कहा, एक हमारे पास 2 डाइसेस गिवन है और उनके फेसेस का आपको, उनके फेसेस दिखाए गए हैं आपको। एक के फेसेस पर क्या लिखा हुआ है, 2, और दूसरे के फेसेस पर क्या लिखा हुआ है, 4, यानी ऊपर वाले फेसेस। आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द गिवन नंबर। इन नंबर के अपोजिट साइड में जो भी आपके पास नंबर होंगे उनका टोटल सम। अब देखो टोटल सम कितना होता है हमारे पास, डाइस के अपोजिट फेसेस का 7 होता है। अच्छा, मतलब ये जब हमें 2 वाला फेस नजर आ रहा है तो इसके अपोजिट साइड में कितना होगा, बोलो, अपोजिट साइड में 5 होगा। 2 के अपोजिट कितना होगा, 5, और 4 के अपोजिट, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 7, 4 के अपोजिट साइड कितना होगा, 3, तो 5 + 3 दैट इज 8। तो अपोजिट फेसेस का सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन यहां पर मैं आपको, ऑप्शन आपका जो रहेगा बेटा यहाँ पर 8D ऑप्शन रहेगा आपका। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्लियर, वो गलती से 3 लिख दिया था हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 में क्या कहा, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स, है ना, एक हॉस्टल है जिसमें 50 गर्ल्स रहती है। देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज, सिर्फ 40 दिन के लिए फूड अवेलेबल है, ठीक है। 50 गर्ल्स के लिए फूड कितने दिन तक प्रोवाइड किया जा रहा है, 40 दिन तक फूड प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अच्छा, इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन दी हॉस्टल, अगर 30 गर्ल्स और ज्वाइन कर लेती है, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। तो ये फूड, मतलब ये जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, वो कितने दिन में लास्ट हो जाएगा। 50 गर्ल्स के लिए 40 दिन तक फूड अवेलेबल है, अगर 30 गर्ल्स और ऐड हो जाती है यानी 80 गर्ल्स हो जाती है, तब वो फूड कितने दिन तक चलेगा। यानी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फूड ऑब्वियसली थोड़ा फूड का जो प्रोविज़न हो जाएगा वो कम डेज के लिए हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस होता क्या है आपके पास, है ना। अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, मैं उसको बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक चीज़ की इंक्रीज होने पर अगर दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है ना, एक आइटम के इंक्रीज होने पर दूसरा आइटम भी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर एक चीज़ के डिक्रीज होने पर दूसरी चीज़ भी डिक्रीज हो रही है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। क्लियर। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, या फिर डिक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, सपोज मैंने माना एक क्वांटिटी x मेरे पास गिवन है ना, ठीक है, x1। अच्छा, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास x एप्पल है,
एक्स एप्पल कितने रुपीस के हैं, एक्स एप्पल सपोज मेरे पास वाई रुपीस के हैं, ठीक है, एक्स एप्पल वाई रुपीस के हैं। अब सपोज मेरे पास 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल कितने के, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल कितने के, 50 रुपीस के। अच्छा, अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ, सपोज मेरे पास 4 kg एप्पल मुझे चाहिए, तो 4 kg एप्पल कितने के होंगे, 50 से कम के होंगे या ज़्यादा के होंगे। मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो अमाउंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली कितने के होंगे, 100 रुपीज़ के, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने कहा मेरे पास x kg एप्पल है, कितने रुपीज़ के हैं, 5 रुपीज़ के, ठीक है। इसको 1 लगा लीजिए आप, x1 kg एप्पल आपके पास y1 रुपीज़ के हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 kg एप्पल यानी x2 kg एप्पल, x2 kg एप्पल कितने के आपके पास, ऑब्वियसली कितने के होंगे, y2 रुपीज़ के होंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 kg एप्पल 400 रुपीज़ के हैं, ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी को डिक्रीज करूंगा 2 kg एप्पल ऑब्वियसली 50 रुपीज़ के होंगे। यानी या तो क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो अमाउंट भी डिक्रीज हो रहा है। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहते हैं। अब इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, 3 चीज़ आपको गिवन होगी और आपको उस मिसिंग वैल्यू की, उस मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के केस में रेशियो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए दूसरी चीज समझ लेते हैं। एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक होता है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज के इंक्रीज होने पर दूसरी चीज डिक्रीज हो रही होगी, या फिर किसी चीज के डिक्रीज होने पर कोई दूसरी चीज इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज हो रही हो, या दूसरी के इंक्रीज होने पर, है ना, दूसरी के डिक्रीज होने पर पहली इंक्रीज हो रही हो, मतलब उल्टा उल्टा चलता है यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शंस के केस में, ठीक है। सपोज मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, जैसे सपोज एक टैंक का एग्जांपल है। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई वाटर टैंक है ना, ये मेरे पास कोई वाटर टैंक है। अच्छा, इस वाटर टैंक के अंदर मैंने इससे एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, और ये पाइप इसको मान लेते हैं 4R में फिल कर रहा है इस पूरे टैंक को, ठीक है। एक टैप कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आपके पास एक वाटर टैंक है, मैंने उससे एक पाइप कनेक्ट किया और वो उस पाइप के जरिए से वाटर आ रहा है, और वो वाटर इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहा है, 4R के अंदर। क्लियर है। अगर वहीं में देखो मैंने क्या किया, एक पाइप लिया और उसको टैंक के अंदर कनेक्ट किया, और टैंक कितने टाइम में फिल हो रहा है आपका, 4R के अंदर। वहीं अगर मैं इसके पास एक पाइप और कनेक्ट कर देता हूं, इस टैंक से एक पाइप और कनेक्ट कर देता हूं, यानी 2 पाइप मैंने इस टैंक से कनेक्ट कर दिए। अब बताओ ये टैंक अभी भी 4R में फिल होगा क्या, नहीं। अब क्या होगा, अब ये 2R में फिल हो जाएगा। यानी मैंने नंबर ऑफ पाइप को इंक्रीज किया है तो टाइम देखो डिक्रीज हो रहा है ना। नंबर ऑफ पाइप्स को मैंने इंक्रीज किया तो टाइम डिक्रीज हो रहा है। इस तरह के प्रोपोर्शंस को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शंस की कंडीशन ये है, सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी x है, ठीक है। मैंने सपोज x को, ठीक है, मेरे पास सपोज एक क्वांटिटी x है, यानी एक पाइप मान लेते हैं, एक पाइप एक टैंक को y/r में फिल कर रहा है। एक पाइप एक टैंक को, मतलब एक पाइप मतलब x1 टैंक को y1r में फिल कर रहा है। वहीं मेरे पास अगर 2 पाइप होंगे यानी x2, तो उस टैंक को वो कितने टाइम में फिल करेगा, ऑब्वियसली कम टाइम में फिल करेगा, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, x2 को तो इंक्रीज किया है ना, क्वांटिटी x को तो इंक्रीज किया, क्वांटिटी x के इंक्रीज होने पर टाइम मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरह के प्रोपोर्शंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शंस कहते हैं। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शंस के केस में क्या होता है, हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, x1 × y1 = x2 × y2, ठीक है।
बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में रेशियो कांस्टेंट होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम। क्वेश्चन में ये कहा आपसे, इन अ हॉस्टल 50 गर्ल्स, एक गर्ल्स हॉस्टल से जिसके अंदर 50 गर्ल्स हैं, 50 गर्ल्स, देयर आर फूड प्रोविज़न फॉर 40 डेज। 50 गर्ल्स के लिए फूड कितने डेज़ के लिए अवेलेबल है? 40 डेज़ के लिए अवेलेबल है। अच्छा, आगे क्या कहा, इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, 30 गर्ल्स और अगर ज्वाइन कर लेती है तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाती है? 80 गर्ल्स हो जाएगी। 50 के साथ 30 गर्ल्स ने सेम हॉस्टल ज्वाइन किया तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? 80 गर्ल्स। देखो गर्ल्स इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली अब आपसे पूछा है कि फूड कितने दिन तक लास्ट हो जाएगा। पहले तो 50 गर्ल्स के हिसाब से 40 डेज़ में लास्ट हो रहा था, वहीं 80 गर्ल्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली 40 से कम डेज लगेंगे ना, फूड जल्दी ख़त्म हो जाएगा भाई। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज होगी यहाँ पर ऑब्वियसली, है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स तो इंक्रीज हुई बट डेज क्या होगी? डिक्रीज। इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है हमारे पास? एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप इसको x1 बोल देंगे, ये y1, ये x2 हमारे पास और ये y2। y2 की वैल्यू आपको निकालनी है और इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 कितना है हमारे पास? 50 इंटू y1 कितना है? 40 इज इक्वल्स टू x2 कितना है हमारे पास? 80 इंटू y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 5 कितने होते हैं हमारे पास? 4 5 20, यानी 2000 इज इक्वल्स टू 80 इंटू y2। अच्छा, 80 डिवाइड में आ जाएगा तो 2000 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू y2। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 2 8, 4 5 20 और 2 से ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 25 टाइम्स में, यानी y2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 25। अब फूड कितने दिन में लास्ट हो जाएगा आपका? 25 डेज में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। चलिए, थैंक यू।